बोहर इफ़ेक्ट एंड हार्लेन इफ़ेक्ट के बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि जो हम ब्रेथ लेते हैं, मतलब ब्रीद करते हैं, वो कैसे होते हैं। वो एक मतलब हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी ब्रीथिंग करते हैं। जब हमारा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं होता तब भी हम ब्रीद कर रहे होते हैं, जब हमारा ध्यान हट जाता है तब भी हम ब्रीद कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन क्या करेगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करेगी ग्लूकोज का, जिससे हमें एटीपी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हमारी बॉडी काम करेगी। समझे बात। तो ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ब्रीदिंग जो होती है वो अनकॉन्शियसली भी होती है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग भी करते हैं हम। वो कैसे करते हैं मेनली हमें यही देखनी है। और जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, कॉन्शियस ब्रीदिंग वो कैसे होती है। कॉन्शियस ब्रीदिंग जो होती है वो कॉर्टेक्स, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो हेल्प करता है। कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तब हम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं। मतलब हमें एक्सेल करना है, इनहेल करना है, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कॉन्शियसली। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है कॉन्शियस ब्रीदिंग करवाने का। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग जो होती है उसके अंदर हमारे चार पार्ट्स आते हैं उसके अंदर। अब अनकॉन्शियस ब्रीदिंग के अंदर भी मतलब न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशंस डिसाइड करती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, न्यूरल रेगुलेशन के जरिए, न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। ओके, इनमें फ़र्क क्या है। न्यूरल रेगुलेशन में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे कि कैसे ब्रीदिंग करनी है कैसे नहीं, ठीक है। और केमिकल्स के अंदर जो हमारे ब्लड की पीएच है, CO2 का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो डिसाइड करता है कि ब्रीदिंग फास्ट करनी है या कम करनी है, या फिर ज़्यादा एक्सेल करना है या फिर ज़्यादा इनहेल करना है, ठीक है। तो ये केमिकल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन के अलग अलग ये मतलब अनकॉन्शियस ब्रीदिंग के हिस्से हैं। न्यूरल रेगुलेशन के अंदर हमारे पास जो है वो मतलब अनकॉन्शियस और इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग भी बोला जाता है। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को क्या बोला जाता है, इनवॉल्यूंटरी, और इसको वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग बोल सकते हैं। ये है वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग। और हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को हम इनवॉल्यूंटरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनवॉल्यूंटरी। समझे बात, समझ लेना। ये जो हमारा न्यूरल रेगुलेशन होता है ये मतलब कैसे होता है, इसके अंदर 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे न्यूरल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। जो हमारे होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर जो होते हैं हमारे 2 सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हम उन्हें बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें उन्हें हम देखते हैं। तो इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके, जो हमारी न्यूरल रेगुलेशन है हम पहले उसे देखते हैं। न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन जो है ये 2 रेस्पिरेटरी सेंटर से कंट्रोल होती है। कंट्रोल्ड बाय 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन से हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं। ओके, ब्रेन स्टेम किससे बनी हुई है। अब मेनली ये 2 सेंटर्स कौन से हैं, एक तो है मेड्यूला जो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग सेंटर है, ये भी मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ओब्लोंगेटा। और दूसरा है पोन्स, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम के हिस्से हैं और इन्हें हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोल सकते हैं। जो हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स है इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारी ब्रेन स्टेम है वो कुछ ऐसी ऐसी होती है।
मान लो ये हमारी ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ओके, ये है हमारा जो पोन्स वाला पार्ट और ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड को लीड करता है। जो हमारा पोन्स वाला पार्ट है ये, यानी कि ये पोन्स, ये है पोन्स और ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर भी दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं और इसके अंदर भी अलग दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। पोन्स के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या? एपन्यूस्टिक सेंटर। कौन सा? एपन्यूस्टिक, एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। और मेडुला ओब्लोंगेटा के पास भी दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। एक तो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसका मतलब क्या है? जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पोन्स के अंदर अपर साइड में होता है। मान लो ये है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, समझे बात? इसको रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा। ये है हमारा पोन्स का पार्ट यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नीचे है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? पोन्स, पोन्स के पार्ट हैं। ये पोन्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या है? पोन्स के पार्ट है, समझे। और मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर क्या है? दो सेंटर्स है। एक तो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, डोर्सल और वेंट्रल साइड कैसी होती है? जो हमारी बॉडी की फ्रंट साइड होती है उसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं और जो बैक साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड बोलते हैं। तो हमारी, मान लो ये हमारा फेस उधर है, जो वेंट्रल साइड है बॉडी की, तो ये है वेंट्रल साइड। और इस ये बैक साइड वाली है, ये है डोर्सल साइड। और इसी के कारण जो इस साइड जो सेंटर है इसका नाम पड़ा है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या है? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे हम डीआरजी से डिनोट करेंगे। और ये है हमारा वीआरजी यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, समझे बात? तो डोर्सल और वेंट्रल साइड वाली को ग्रुप को बोला है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल साइड वाले ग्रुप को बोला है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो हमारे ये ग्रुप हैं यानी कि मेडुला ओब्लोंगेटा के जो ग्रुप हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा के कौन कौन से हैं? एक तो है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इन्हें कैसे समझेंगे? इन्हें कैसे समझेंगे हम? ये जो हमारे ग्रुप है ना दोनों, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? ये इंस्पिरेटरी एरिया है। इंस्पिरेटरी एरिया मतलब कि ये हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करवाता है ये है इंस्पिरेटरी एरिया, इंस्पिरेटरी एरिया, इंस्पिरेटरी एरिया है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। और क्या है ये? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, ठीक है। इंस्पिरेटरी एरिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये क्या करता है? ये न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल ब्रीदिंग, जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, रिदम बना के रखता है। मतलब जो हम नॉर्मल ब्रीद करते हैं ना, जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये नॉर्मली हो रहा है, रेस्ट कंडीशन में हो रहा है, तब ये कौन करवा रहा है? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप करवा रहा है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है? नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, कैसे करता है ये? कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है, कैसे करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल ये कैसे करेगा? ये कंट्रोल करेगा डायफ्राम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, समझे बात? क्या करेगा ये करेगा कंट्रोल बाय
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, हमने पढ़ी थी डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ये। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। हमने पढ़ा था ना, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तब क्या क्या होता है? डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, और जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो रही होती हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करेगा, इंस्पिरेशन करवाता है मेनली। तो ये क्या करता है? डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या करवाएगा? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये अगर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है तो ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये कैसे एक्टिवेट होता है? मतलब जब अब ऐसे मानो कि ये हमारा इंजन है, ये चल रहा है। अगर इंजन को हम टर्बो मोड में डाल दें तो इंजन और तेज़ी से चलने लगेगा, समझे बात? और तेज़ी से चलने लगेगा। ये इंस्पिरेशन करवाता है, मेनली इंस्पिरेशन के लिए होता है या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए होता है। ये इंजन टर्बो मोड में जाने के बाद क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी काम करेगा। ये फोर्सफुल एक्सेलेशन करवाता है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सेलेशन करवाता है ये क्या करवाएगा? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सेल करवाएगा। ये क्या करवाएगा? फोर्सफुल एक्सेल करवाएगा या फिर एक्सपिरेशन करवाएगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कब होता है हमारी बॉडी में? जब हमें खांसी आती है या फिर हम स्नीज करते हैं तब। ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल अंदर गया तो अचानक से फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है, जिसे हम स्नीजिंग बोलते हैं। और ये कैसे होता है? फिर एक्सपिरेशन कैसे होता है? ये मतलब जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो होता है वो बाय कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड अब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, इनको कंट्रोल करके क्या होगा? इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझे बात? तो ये है हमारा नॉर्मली एक्सपीरेटरी एरिया। ये फोर्सफुल एक्सेल करवाता है, इसलिए ये क्या है? एक्सपीरेटरी एरिया। VRG क्या होगा? ये होगा एक्सपीरेटरी एरिया। और ये है हमारा इंस्पिरेटरी एरिया, ये रहा, लिख दिया। ठीक है, अब पोन्स के 2 सेंटर है, इनका क्या काम है? हमने देखा मेडुला ओब्लोंगेटा के क्या थे? 2 सेंटर थे, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, यानी कि ये वाला डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो क्या करेगा? वो हमारी डायफ्राम मसल्स जो हो, ये मान लो हमारे लंग्स हैं, इनके साथ इनका क्या है? डायफ्राम है। तो ये क्या करेगा? जैसे जैसे हम ब्रीद करेंगे ना, जैसे जैसे हम ब्रीद करेंगे ये एरिया एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड होगा। तब क्या होगा? हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं आउटर वाली, वो क्या होगी? वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, वो एक्सपेंड होगी यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। इनका काम क्या होता है? रिब्स को पास पास रखने का काम होता है। जब रिब्स दूर दूर जाएंगे तब इनका काम वो आएगा, करने में आएगा। ठीक है, तो ये इनको पास पास रखना चाहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तब। ठीक है, और जो हम ब्रीथ करेंगे, जब इन्हेलेशन हो रहा होगा तो ये जो डायफ्राम है वो डायफ्राम फ्लैट होने लगेगा। फ्लैट होगा तो ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, यानी कि ये जो डायफ्राम मसल्स है वो भी क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और जो एक्सटर्नल इंटर मसल्स को वो भी क्या कर रही हैं? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में तो ये होगा। और जब VRG एक्टिवेट होगा, VRG कब एक्टिवेट होगा? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान ये जो डायफ्राम है वो वापस से क्या हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। और ये जो डाउन आ जाएंगे, ये डाउन आ जाएंगे। और जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी, अंदर वाली जो थी, वो रिब्स को बिल्कुल पास आने से रोकेंगी। ठीक है, तो एक्सपिरेशन होगा अचानक से, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है तब।
ठीक है, जब भी खांसी आती है या फिर स्नीजिंग के दौरान ये वीआरजी एक्टिवेट होता है। वीआरजी कब एक्टिवेट होता है? एक्सपीरेशन होता है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा डीआरजी है वो नॉर्मल ब्रीदिंग करवाता है, नॉर्मल ब्रीदिंग करवाता है। ओके, अब पोन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर का क्या फंक्शन है? जो हमारी पोन्स यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो मतलब ब्रेक का काम करते हैं। मान लो ये हमारा इंजन है, ये अगर इंजन है, इंजन आराम से चल रहा है, इंजन आराम से चल रहा है तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, समझे बात। इंजन अगर तगड़ा चलने लग जाए तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन होने लग जाएगा, समझे बात। वो मतलब धुआं ज़्यादा मारने लग जाएगा, समझे बात। टर्बो मोड, ये है इंजन का टर्बो मोड। टर्बो मोड, अगर इंजन का ब्रेक लगा दें, यानी कि ब्रेक है ये, अगर इंजन का ब्रेक लगा दें तो इंजन बंद होने लगेगा। इंजन बंद होने का क्या मतलब है? जो हमारी सांस है वो धीमी होने लगेगी, सांस धीमी होने लगेगी, वो सांस लेने की जो रेट है वो धीमा होने लगेगा, और जो सांस मतलब जो ब्रेथ थी वो डीप होने के बजाय शॉर्ट होने लगेगी, समझे बात। ये ब्रेक का काम करेगा। और एपन्यूस्टिक सेंटर, ए से मतलब है एक्सलरेटर, एक्सलरेटर, ठीक है, एक्सलरेटर, ये एक्सलेटर का काम करता है। एक्सलेटर का मतलब, अब एक्सलेटर का काम है मतलब कि, एक सेकंड इसको रफ कर देता हूँ। एक्सलेटर का काम क्या है? एक्सलेटर इंजन की रफ्तार बढ़ाएगा, समझे बात। इंजन की रफ्तार बढ़ेगी तब क्या होगी? जो ब्रीदिंग होगी वो फास्ट होगी और डीप होगी, समझे बात। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ये ब्रेक है, ठीक है, ये सिग्नल देगा इसको, ठीक है। जब इसको ब्रेक यूज़ करना होगा तब ये ब्रेक लगाएगा एपन्यूस्टिक सेंटर के ऊपर, एपन्यूस्टिक सेंटर की एक्टिविटी को बंद करेगा, और ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली भी डीआरजी यानी कि अल्टीमेटली डीआरजी को ही कंट्रोल किया जाता है न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर के द्वारा, ठीक है। जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एपन्यूस्टिक सेंटर को एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और डायरेक्टली डीआरजी को भी कंट्रोल कर सकता है। डीआरजी फिर क्या कर देगा? जो ब्रीदिंग है वो डिसाइड करेगा कि कैसे करनी है। जो हमारी न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसको रफ कर दूं एक बार, एपन्यूस्टिक सेंटर को हटा देते हैं। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है? वो ब्रेक लगाएगा, यानी कि वो जो हमारी इंस्पिरेशन है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इंस्पिरेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा 1 से 5 सेकंड के लिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल नहीं रोक देता, एक से 5 सेकंड के लिए ये रोक देता है इसको, ठीक है। और क्या कर देगा? ये जो हमारी ब्रेथ थी उसको शॉर्ट कर देगा एंड फास्ट कर देगा। फास्ट क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब ब्रेथ शॉर्ट होती है ना तब वो फास्ट हो जाती है। डीप ब्रेथ होती है वो स्लो होती है, क्योंकि वो डीप होती है। अब जितनी छोटी होगी उतनी फास्ट भी होगी, ठीक है। शॉर्ट एंड फास्ट ब्रेथ कर देगा ये कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये हाइपर एक्टिवेट कर देता है। हाइपर एक्टिव होने पर क्या कर देता है? हाइपर एक्टिव क्या कर देता है? रेट ऑफ ब्रेथ को हाइपर एक्टिव कर देता है, रेट ऑफ ब्रेथ को, ठीक है। रेट ऑफ ब्रेथ क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। एंड ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन जो है वो उसको डिक्रीज कर देता है। अल्टीमेटली यही मतलब है इसका, ठीक है। जब शॉर्ट होगी तो रेट ऑफ ब्रेथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब फास्ट जो हमारी शॉर्ट है तो इसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? डिक्रीज है। मतलब कि जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है तब क्या होता है? रेट ऑफ ब्रेथ इंक्रीज हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाती है ब्रेथ, और ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज वो इंस्पिरेशन वो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है। ये मतलब है इसका न्यूमोटैक्सिक हाइपर एक्टिव होने के ऊपर, समझे बात। अब जो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर है वो मैंने बताया, एपन्यूस्टिक स्पेलिंग है APNEUSTIC सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो एक्सलेटर का काम करता है, एक्सलेटर का काम करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? ये जो हमारी इंस्पिरेशन थी इसको शॉर्ट किया इसने तो ब्रेक का, अब ब्रेक हटा के हम एक्सलेटर दबाएंगे तब ये क्या करेगा? जो हमारी इंस्पिरेशन है
इंस्पिरेशन को क्या करेगा, ये करेगा डीप करेगा, ठीक है, और गहराई से हम सांस लोग। ओके, तो ये थे हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा के दो सेंटर, डीआरजी वीआरजी, पोन्स के जो एपनियोस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है डीआरजी के ऊपर एंड एपनियोस्टिक सेंटर के ऊपर, ताकि अगर ब्रेथ को इनहिबिट करना हो तो। और एपनियोस्टिक सेंटर स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालेगा डीआरजी के ऊपर। जो हमारा डीआरजी है, अगर हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग चाहिए, फोर्सफुल एक्सेलेशन चाहिए, तो डीआरजी वीआरजी को एक्टिवेट करता है। वीआरजी क्या करेगा, वीआरजी हमारा इंटरनल जो कॉन्ट्रैक्शन करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स का, और ये एक्सपिरेटरी एरिया है। और स्नीजिंग एंड खांसी मतलब कफिंग के दौरान इसको एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। तो ये न्यूरल रेगुलेशन का हिस्सा था।